हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश क्या चीज है, उसको हमने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझा था। आज हम पढ़ते हैं कि आवेश कितने प्रकार का हो सकता है। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर से जोड़ते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने एक एक्सपेरिमेंट और भी किया था, आपको बताया था कि यदि हम एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के पास दूसरी हल्की वस्तुओं को खींचने की, आकर्षित करने की ताकत आ जाती है। यही कार्य प्लास्टिक की छड़ और बिल्ली की खाल के साथ आपस में रगड़ने से प्लास्टिक वाली छड़ के पास ये गुण आया था, साथ ही साथ बिल्ली की खाल के पास भी ये गुण आया था। अब अगर दो प्लास्टिक की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़कर आपस में समीप लाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है, दूर भगाते हैं। और यदि एक प्लास्टिक की छड़ और जिससे हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ था, अगर वो बिल्ली की खाल और ये प्लास्टिक छड़ दोनों को रगड़ने के बाद फिर जब इनको करीब लाते हैं तो करीब लाने पे ये दोनों चिपकते हैं। अब देखिए बच्चों, आवेश का गुण हमने समझा था कि ये दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाता है, बल लगाता है। तो ठीक है, बल लगाता है, लेकिन यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि पदार्थ के पास एक तो इसने दूर भगाने वाला बाहर की तरफ बल लगा रहा था, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये बिल्ली की खाल को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब है ये जो इसको हमने आवेश नाम दिया था, इसके पास दो नेचर है, एक तो दूर की तरफ बल धकेलने वाला बल और एक खींचने वाला। तो इस प्रकार से समझ में आया कि आवेश दो प्रकार का होता है। तो अब इसके नामकरण की बात आई तो नामकरण के लिए फ्रैंकलिन ने सन 1750 में उन्होंने इसका नाम प्लस और माइनस रखा। अब ये प्लस और माइनस मतलब धन आवेश और ऋण आवेश क्यों रखा, उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है बीजगणित का। क्या देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि जब हम प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ये भी चार्ज हो जाता है, ये भी चार्ज हो जाता है। दोनों को समीप लाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, दोनों चिपक जाते हैं। थोड़े समय के बाद देखते हैं इनके पास जो गुण था सब खत्म हो गया। ना ये किसी को खींच सकते हैं, ना ये किसी को खींच सकते हैं अपनी तरफ। तो क्या समझा जाने लगा कि इसके पास जो चार्ज था, इसके पास जो चार्ज था, जब आपस में मिले तो एक दूसरे को समाप्त कर दिए, कैंसिल कर दिए। बीजगणित में भी क्या होता है, अगर आपके पास एक डिजिट है, एक संख्या है +5, दूसरा है -5 और दोनों को ऐड करिए, दोनों को जोड़िए तो आपको रिजल्ट में 0 आता है। वही प्रक्रिया यहाँ देखने को मिली। तो फ्रैंकलिन ने इसका नाम प्लस और माइनस रख दिया। इस प्रकार से आवेश के दो प्रकार हुए, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आवेश के प्रकार में धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है बच्चों, अब ये धन आवेश और ऋण आवेश तो हो गया, पता चल गया। आवेश के गुण देखते हैं कि आवेशों के क्या गुण हो सकते हैं। तो पहला गुण यह है कि आवेश को एक स्थान से मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब जैसे इस पदार्थ पर आवेश है तो हम इस वाले आवेश को, इस पर जो आवेश है उसको हम इस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला गुण तो यही है। तो हम देख लेते हैं पहला गुण क्या है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक, दूसरा गुण क्या है, आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता है। मतलब जहां पे पार्टिकल रहेगा, जहां पे मास रहेगा, वहीं पे आवेश हो सकता है।
अदरवाइज नहीं। तो दूसरा गुण ये है आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता है। तीसरा गुण है हम योज्यता देखते हैं, योज्यता का गुण। योज्यता का गुण, ठीक। ये योज्यता का गुण क्या है? जैसे एक जगह पे कई आवेश हैं, कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, यहाँ पे एक आवेश है मान लीजिए Q1, यहाँ पे एक आवेश है मान लीजिए Q2 और एक आवेश यहाँ है मान लीजिए Q-3 आवेश है। तो अगर कहा जाए यहाँ पर कुल कितने आवेश हैं, तो इनका बीजगणितीय योग होता है। हम लोग बीजगणितीय योग कर लेंगे, बीजगणितीय योग कर लेंगे, ठीक है। ये कुल आवेश की बात आएगी तो हम बीजगणित की तरह सारे आवेशों को जोड़ लेंगे और जो आएगा वो रिजल्ट में बीजगणित की तरह होगा। उसी को हम लोग कहते हैं योज्यता का गुण। मतलब आवेश को हम बीजगणित की तरह, बीजगणित में जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं उस तरह से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है संरक्षण। आवेश संरक्षित होता है। चौथा है आवेश संरक्षित होता है। इसका मतलब है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश जितने पहले थे उतना अभी भी है, सिर्फ क्या हो सकता है यहां से वहां, वहां से वहां ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। अब क्वांटीकरण समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एक वस्तु है, अगर इसको हम बराबर बराबर, जैसे मान लीजिए 15 सेंटीमीटर की एक स्केल है, इसमें देखिए तो आप 1-1 सेंटीमीटर के खाने बने हुए हैं। तो अगर हम इस पूरी स्केल को 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांट दें, तो जो 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में हमने बांट दिया, ये जो टुकड़ों में बांटने वाली प्रक्रिया, इसको हम क्वांटाइजेशन कह सकते हैं, क्वांटीकरण कह सकते हैं। तो इसी प्रकार जब ये पता चल गया कि पदार्थ के पास आवेश हो सकता है, तो साइंटिस्टों ने ये एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि किसी भी पदार्थ पर कम से कम कितना आवेश रह सकता है। तो उनको पता चला कि आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश ये रह सकता है। या तो इतना होगा किसी पदार्थ पर आवेश, या फिर इसका दुगना होगा, या फिर इसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस तरह से पूर्ण गुणज होता है। या तो इतना होगा या इसका पूर्ण गुणज होता है। ये जो आवेश रखा गया इसको हम लोग मूल आवेश भी कहते हैं, मूल आवेश। इसका मतलब है क्वांटीकरण क्या हुआ, किसी पदार्थ पर आवेश या तो मूल आवेश हो सकता है या इसका पूर्ण गुणज होता है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, क्वांटीकरण। क्वांटीकरण से एक फार्मूला और भी हमको पता चलता है, Q बराबर Ne। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो E है ये मूल आवेश है। इसका मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹। तो इस प्रकार से किसी भी पदार्थ पर कितने आवेश हो सकता है, कितना आवेश रह सकता है, हम इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। इसमें जो N आया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, तो हम इस थ्योरी को भी समझ लेते हैं, समझते हैं, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके बच्चों।